जैसे आरआरबी एसओ का एग्जाम था या और एग्जाम थे, उससे एक मुझे अंदाजा लग गया था कि इस बार करंट अफेयर्स आने के चांसेस कम हैं। I'm your coach दीपक वाधवा here. Guys, आज हम बात करेंगे जसप्रीत सिंह से। जसप्रीत सिंह जिसने एक ही अटेम्प्ट के अंदर एक ही साल में 4 एग्जाम क्वालिफाई किए। जसप्रीत ने एएफओ एग्जाम क्वालिफाई किया, उसके बाद जसप्रीत ने पंजाब स्टेट का एडीओ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एग्जाम क्वालिफाई किया एंड उसके बाद पीएचडी एंट्रेंस था वो भी इन्होंने क्वालिफाई किया एमएससी के बाद उसी साल के अंदर एंड इन्होंने एफसीआई का प्री और मेंस भी क्वालिफाई किया। तो बात करते हैं जसप्रीत से, जसप्रीत की कहानी सुनते हैं जसप्रीत की जुबानी। Jaspreet, first of all, we welcome you, and please, can you tell us about yourself? Sir, my name is Jaspreet Singh. I belong to Patiala district of Punjab, and I qualified 4 exams this year. First of all, I cleared FCI preliminary examination. After that, FCI mains, and I was in the waiting list of FCI and further उसके बाद सर मैंने PhD का जो एंट्रेंस एग्जाम है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना का वो मैंने क्लियर किया। उसमें सर मेरा एग्रोनॉमी में 4th रैंक था। फर्दर सर जब प्री जो AFO का है वो क्लियर किया और ऐसे ही करते करते AFO का एग्जाम क्लियर हुआ। देन फर्दर सर जब AFO का हो गया क्लियर, उसके बाद सर एक अपॉर्चुनिटी आई एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर जो पंजाब डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर पंजाब में होते हैं, उसका मैंने एग्जाम क्लियर किया और उसमें मेरा रैंक बना 7th रैंक ऑल ओवर पंजाब। That's really great. Congratulations for all of these success. जसप्रीत, मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। अब जब मैं इंटरव्यू को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं कुछ एक बातें ध्यान में रखूंगा कि इस वीडियो को जब कोई बच्चा देख रहा है तो उसे काफी सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। अगर एक साल में हमें सारे एग्जाम क्वालिफाई करने हैं, फिर जो भी हम दे रहे हैं, एक क्या स्ट्रेटेजी होती है, क्या हमारा एटीट्यूड होता है जिससे हम सक्सेसफुल होते हैं। तो मैं कुछ एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप प्लीज मुझे उनका आंसर दें। सबसे पहले बात करूंगा टाइम मैनेजमेंट की। आप अपना टाइम मैनेजमेंट बताइए और मुझे ये भी आइडियाज दीजिए कि टाइम मैनेजमेंट कितना हेल्पफुल है हमें एग्जाम क्वालिफाई करने में। सर टाइम मैनेजमेंट बेसिकली हमारी जो लाइफ है वो बेसिकली टाइम मैनेजमेंट पे ही डिपेंड करती है, कितना हम टाइम को एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। क्योंकि सबके पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है हम उसको यूज कैसे करते हैं। मैंने कोशिश किया कि शुरू से ही एक स्ट्रेटजी रखूं कि प्रॉपरली टाइम मैनेज करूं और फिर ही स्टडी करूं। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने स्ट्रेटजी थी AFO के लिए, वो मैंने आपका जो एग्री कोचिंग चंडीगढ़ का बैच वो अबाउट जून 3rd से स्टार्ट कर दिया था। वहां से जब मैंने पढ़ाई करनी स्टार्ट की, शुरू में सर मेरे जो सेल्फ स्टडी करता था वो अबाउट 4 घंटे की होती थी। बाद में सर धीरे धीरे जैसे एग्जाम क्लोज आता गया, मैंने अपने जो स्टडी आवर्स है वो इंक्रीज किए और उसमें मैं उसके बीच में मैं ब्रेक्स भी लेता था, क्योंकि ब्रेक्स बहुत जरूरी होते हैं हमारे माइंड को फ्रेश करने के लिए। वो मैंने स्टडी किया। हमारा माइंड हर वक्त जब भी हम स्टडी करते हैं तो एकदम फ्रेश होना चाहिए। अगर मैं रात को 2 बजे सोता था तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दोपहर 12 बजे तक सोता रहता था। तो मैं अपना टाइम से उठ जाता था सुबह और सुबह अपना वॉक करके जहाँ नहा धो के फिर से पढ़ने बैठ जाता था। ओके जसप्रीत, जहां तक मैं कंक्लूड करता हूं, आपने 2 बातें बोली। इनिशियली 4 आवर्स थे, फिर आपने बढ़ाया और इवन आपने उन आवर्स के अंदर मेंशन किया कि ब्रेक्स रिक्वायर्ड है। ऑफ कोर्स इट इज रिक्वायर्ड है ना, क्योंकि कंटिन्यू स्टडी से कहीं ना कहीं बच्चा उतना आउटपुट नहीं दे पाता जितना वो फ्रेश माइंड से दे पाता है। एंड सेकंड, आपने एक बात बोली कि आपका जो डेली सुबह उठ के एक्सरसाइज वाला पार्ट था, है ना, ऑफ कोर्स वो भी हेल्प करता है। एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, अगर मैं डेली प्रैक्टिस की बात करूं, प्रैक्टिस आई एम टॉकिंग अबाउट टेस्ट या फिर कोई नोट्स आप स्टडी कर रहे हैं, उस नोट्स का रिवीजन करना, पढ़ना तो इट्स ओके, लेकिन उसकी प्रैक्टिस रिवीजन के फॉर्म में, टेस्ट के फॉर्म में कुछ, ये कितनी हेल्प करती है एग्जाम क्वालिफाई करने में? सर पढ़ना मतलब हमें पढ़ना इतना जरूरी नहीं है कि जितना कि उसको रिवाइज करना।
कि हम ऐसे हो जाता है कि हम बहुत ज़्यादा सोर्सेज़ उठा लेते हैं कि मैंने ये बुक भी पढ़नी है, दूसरी भी पढ़नी है, काफ़ी सारा एक पूरा एक बंडल बना लेते हैं। लेकिन वो ज़रूरी नहीं है, हमें लिमिटेड सोर्सेज़ को ही ज़्यादा टाइम रिवाइज़ करना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर। जैसे आपने हमें शुरू से ही ये गाइड किया था कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसे रिवाइज़ करते रहो। रिवीजन सर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि मैंने इवन आपके जो एग्री कोचिंग चंडीगढ़ के जो नोट्स थे, वो उस चाहे वो जनरल एग्रीकल्चर के हों या फिर सर मेंस के हों, वो मैंने अबाउट 3 टू 4 टाइम्स उसको रिवाइज़ कर लिया था। और उसमें सर जैसे जो टेस्ट सीरीज़ थी, उसने सर मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया क्योंकि टेस्ट सीरीज़ से मुझे ये पता चलता रहा कि जो भी मैं पढ़ रहा हूँ, वो मुझे याद हो रहा है या नहीं। और जो मेरे वीक पोर्शन थे, मैं उसे फिर रिवाइज़ कर लेता था। उससे क्या हो जाता था, जो भी मेरे वीक एरियाज़ हैं, वो मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज़ में कन्वर्ट होते गए। ओके, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला था बट आपने पहले आंसर कर दिया। मैं बोल रहा था कि सिलेक्टिव स्टडी या फिर स्टडी क्या इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चन से पता चल गया कि सिलेक्टिव स्टडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी वी शुड रेफर क्वालिटी, है ना, कि चार चार किताबें पढ़ने से बेटर है एक किताब को पढ़ो बट अच्छे से पढ़ो। ओके, जसप्रीत, आपने बोला कि आपने पीएचडी एंट्रेंस भी क्वालिफाई किया, एडीओ भी क्वालिफाई, एएफओ, बट जैसा कि आप जानते हैं हमारे लिसनर जो ज्यादा है वो एफसीए और एडीओ वाले हैं। एफसीए की हाल फिलहाल वैकेंसी नहीं है, तो मैं आपसे, एडीओ नहीं एएफओ है ना, एएफओ वाले ज्यादा, तो मैं आपसे हाल फिलहाल एएफओ की स्ट्रेटेजी पूछना चाहूंगा कि आपने एएफओ का प्री और मेंस, इंटरव्यू एक छोटा पार्ट है, 20 मार्क्स देके जाता है, लेकिन प्री और मेंस बड़ी स्टेजेस हैं, तो आपने प्री और मेंस के लिए कैसे मैनेज किया और क्या आपकी स्ट्रेटेजी रही? सर जो प्री एग्जाम है वो मैंने अबाउट एग्जाम से 2 मंथ्स पहले मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था, नियर अबाउट अक्टूबर में। जैसे मुझे मेरे सीनियर्स ने गाइड किया था, देवेंद्र जो अभी एज एएफओ है बैंक ऑफ बड़ौदा में, उसने मुझे गाइड किया था कि तू एटलीस्ट 2 से 3 महीने पहले उसकी तैयारी स्टार्ट कर देना। तो मैंने वैसे ही किया। और उसमें सर जैसे मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा हूँ, तो मुझे इंग्लिश में ज्यादा दिक्कत नहीं थी। लेकिन वो भी मैंने जो मेरी इम्प्रूव हुई, वो भी मेरी न्यूज़पेपर रीडिंग की वजह से ही इम्प्रूव हुई थी। वो मैंने ग्रेजुएशन टाइम जो था, वो मैं न्यूज़पेपर रीड करता रहता था। मतलब द हिंदू तो नहीं मैं पढ़ता था, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स में मैं रेगुलरली वो रीड करता था, जिससे मेरी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव होती रही। और पर्टिकुलरली मैंने जो ये 2 से 3 महीने थे लास्ट वाले, उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग पे मैंने ज्यादा ध्यान। और उस रीजनिंग में सर मैंने पर्टिकुलरली जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे पजल्स, बेसिकली पजल्स बहुत ही स्कोरिंग होती हैं, उस पे मैंने बहुत ध्यान दिया था। और उसके अलावा इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो थे, सिलोगिज्म, वो मैंने उस पर ध्यान दिया। और कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, इन चैप्टर्स को मैंने एक अच्छे से तैयार कर लिया था। उसके लिए मैंने एक अरिहंत की बुक आती है बैंक पीओ की प्रिपरेशन के लिए, वो मैंने बाय कर ली थी। और उसमें से जो जो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको मैं प्रिपेयर करता गया। और लास्ट मंथ जैसे आपकी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट जो एग्री अड्डा 24/7 की जो टेस्ट सीरीज है, उसकी मैंने टेस्ट देना स्टार्ट किया। लेकिन तब मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली मैं इंग्लिश में अच्छा नहीं हूँ। वो मुझे बाद में पता चला। उसमें मैंने देखा कि मेरे जो भी सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। और वो फिर मुझे पता चला। और कॉम्प्रीहेंशन में मैं बहुत वीक था, वो मुझे टेस्ट सीरीज से पता चला। और उसके अलावा सर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है, उसके जब मैं टेस्ट देता था तो मेरे मार्क्स बनते थे 3-4। फिर मैं बहुत डर गया कि ये ऐसे तो कट ऑफ भी नहीं क्लियर कर पाऊंगा, फिर एग्जाम कैसे क्लियर होगा। तो लेकिन मैंने ठान लिया कि नहीं, कि जो भी मेरे वीक एरियाज है, जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पर्टिकुलरली जो डीआई होता है, वो बहुत ही स्कोरिंग एरिया है, उसको मैंने स्ट्रॉन्ग बना लिया। और रीजनिंग में पजल्स को मैंने स्ट्रॉन्ग बना लिया, जिससे कि फाइनली जो मेरा एग्जाम में सर स्कोर आया, वो मुझे ही, मैं हैरान हो गया देख के। जो रीजनिंग में मेरा स्कोर था वो 17 में से 17 सही हुए। और क्वांट में से 21 में से 21 सही हो गए। और फिर इंग्लिश का 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, सिर्फ एक गलत हुआ क्वेश्चन। क्या बात, वेरी इम्प्रेसिव। ओके, जसप्रीत, दो बातें आपने देवेंद्र का नेम मेंशन किया, तो मैं हमारे लिसनर्स को एक मैसेज और भी देना चाहूंगा
मैं जहां तक मुझे याद है दविंदर के साथ भी एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी, विंटर्स के अंदर उसे कुछ बॉडी में पेन था, बैक पेन था, एंड डॉक्टर सजेस्टेड हिम कि उसे रेस्ट लेना चाहिए। दविंदर के साथ प्रॉब्लम थी, वो हमारा उस टाइम पे बिल्डिंग सेकंड फ्लोर पे था, वो नीचे सर्दियों के टाइम में, बिकॉज दिसंबर में हमारे यहाँ विंटर्स होती है ना, तो वो करता रहेगा। बट एक चीज थी, वो करते टाइम भी हाथ में या तो फोन या नोटबुक है, दोनों टाइम वो पढ़ रहा है। तो जैसे आपने बताया ना कि प्रॉब्लम्स आई, टेस्ट सीरीज एंड ऑल, है ना, मतलब कंसिस्टेंसी तो रिक्वायर्ड है ही है। एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अगर बात करते हैं, जैसे आपने बोला कि अब जो आपने टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट की तब पता चला कि नंबर नहीं आ रहा है, इंग्लिश आपकी वीक है, उससे पहले आपको लगा मुझे तो आता है ये सब, है ना, तो मतलब फ्रस्ट्रेशन तो नॉर्मल सी बात है कि इतनी मेहनत करी, फ्रस्ट्रेशन तो आनी है, क्योंकि कभी ना कभी जब नेगेटिविटी सामने आती है, रिजल्ट हमारा कम लगता है स्कोर और दूसरों का ज्यादा होता है, हमें लगता है नहीं यार हम पीछे जा रहे हैं। तो इस फ्रस्ट्रेशन में पॉजिटिव रहना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतना बता दो मुझे कि पॉजिटिविटी के लिए आपको क्या लगता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो सिलेक्शन में कितनी हेल्प करता है? सर पॉजिटिव एटीट्यूड सर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव रहेंगे कि हम खुद पे बिलीफ रखेंगे कि हाँ, कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो मेरे जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो उतने ही बढ़ जाएंगे। जैसे एक सर थॉट भी है कि द हार्डर आई वर्क द लकीयर आई गेट, कि जितना मैं मेहनत करूंगा मैं उतना ही जो किस्मत मेरा साथ देगी। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड एक हर एक जो भी एस्पिरेंट है उसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप धीरे धीरे किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि ये डेवलप नहीं हो सकता। उसके लिए हम जैसे प्रेयर करते हैं, हर एक सभी अपने धर्म के अकॉर्डिंग जो भी उनकी स्क्रिप्चर्स हैं उनको रीड करके हम पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं। और और लास्ट टाइम एग्जाम तक हमें जो पॉजिटिव रहना है वो बहुत ही जरूरी है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यार इस बार तो वैकेंसीज कम आई है, हमारा कैसा सिलेक्शन होगा, ये नहीं सोचना। हमने जस्ट ये सोचना है कि ये सिलेबस है और मैंने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, और खुद पे कॉन्फिडेंस रख के ही आगे फिर मैंने एग्जाम देना है। ये ओके, पॉजिटिव एटीट्यूड सर बहुत जरूरी है। ओके। जस्ट फिर एक लास्ट बात और कहना चाहूंगा, आपने हार्डवर्क किया, आपका उसका डेफिनेटली रिजल्ट भी मिला, आपके पास बहुत सारी मंजिलें, आप उसमें से चूज करेंगे, लेकिन आपका वीडियो जो ये बहुत सारे लोग देख रहे हैं, इनके माइंड में ये भी चल रहा है कि इन्हें कैसे करना चाहिए। तो कोई एक मैसेज जो हमारे वो बच्चे जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन्हें कैसे तैयारी करनी चाहिए और कैसे चीजों को मैनेज करना चाहिए? मैं जो भी एस्पिरेंट्स हैं एएफओ एग्जाम के लिए उन सभी को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप लिमिटेड पढ़ें, जो भी आप पढ़ रहे हैं वो सिलेक्टिव होना चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ रहे हैं, और आप जो भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम इसके हुए हैं उसको देखो कि वो कहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और उसमें जो जो आपके वो उसको सिलेक्ट कर लो कि हाँ मैंने इस पे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे कईयों का हॉर्टिकल्चर वीक होता है, मैंने पर्टिकुलरली ऐसे कि मैंने उसको स्ट्रॉन्ग करना है। और करंट अफेयर्स, जैसे सर इस बार करंट अफेयर्स कम आया था, तो मैंने जैसे आरआरबी एसओ का एग्जाम था या और एग्जाम थे, उससे एक मुझे अंदाजा लग गया था कि इस बार करंट अफेयर्स आने के चांसेस कम हैं। इसलिए मैंने जो जनरल एग्रीकल्चर है और उस पे मैंने ज़्यादा फोकस किया और नाबार्ड नॉर्म्स। इसलिए हमें जो भी एग्जाम्स आईबीपीएस कंडक्ट करवा रही है उसको आप एनालाइज करते रहें, ताकि आपकी फाइनल एग्जाम तक आपको पता चल जाए कि ये जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं इन पे फोकस करना है। और रिवीजन पर्टिकुलरली प्लीज आप रिवाइज ज़रूर करें, कि पढ़ना ज़रूरी नहीं है, रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। और एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, उससे बहुत आपको हेल्प मिलेगी। ओके, जसप्रीत, थैंक यू सो मच। एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, पता नहीं पर्सनल क्वेश्चन है या डिफिकल्ट क्वेश्चन है आपके लिए। आपने एक सेंटर की जॉब क्वालिफाई करी है एएफओ, आप एक स्टेट एग्जाम स्टेट जॉब में जा सकते हैं विच इज एडीओ, एंड साथ साथ आप फर्दर स्टडी को परस्यू कर सकते हैं पीएचडी। तो थोड़ा पर्सनल है बट मुझे थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है, आपका क्या डिसीजन, आप क्यों क्या करेंगे एंड क्यों करेंगे, आपने ऐसा डिसाइड क्यों किया? सर जैसे अभी मेरे पास 3 ऑप्शन है, या तो मैं फर्दर स्टडी कर सकता हूँ या फिर मेरी एएफओ और एडीओ दोनों में सिलेक्शन हुई है। तो सर मैं प्रेफर करूंगा कि अपनी स्टेट में रहने को मैं प्रेफर करूंगा। आई एम रियली सॉरी अगर मैंने आपसे पर्सनल क्वेश्चन पूछा हो तो, बट
माइंड में आता, बच्चे कमेंट्स में लिखते, तो मैंने आपसे पहले पूछ लिया। यस सर। सर मैं एडीओ ज्वाइन करना चाहूँगा, क्योंकि सर ये एक क्लास 1 जॉब है, और इसमें सर मेरी खुद की मैं स्टेट में रह पाऊँगा, और इसके लिए सर मैंने मतलब लास्ट टाइम में एडीओ में क्लियर तो कर लिया था, लेकिन मैं इंटरव्यू में रह गया था। तो मेरा तब से ड्रीम था कि मैं एटलीस्ट एडीओ तो मैं क्लियर कर ही लूँ, और एएफओ की प्रिपरेशन की वजह से ही मैं वो मोमेंटम बना रहा, और एडीओ भी मेरा क्लियर हो गया। तो मैं प्रेफर करूँगा कि एज एडीओ ज्वाइन करूँ सर, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। ओके ओके जसप्रीत, थैंक यू सो मच। आप जहां भी जाएं हम यही दुआ करेंगे आपके लिए कि आप लाइफ में ऐसे ही ग्रो करते रहें, एंड आई होप सो आपकी जो बातें थी वो हमारे बच्चों के लिए बहुत यूजफुल होंगी। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। गुड लक।